and all faculty members and viewers of the channel of लोहिया कॉलेज चूरू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की ये स्पेशल व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। इसी व्याख्यानमाला के तहत आज मैं फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके प्रॉपर फंक्शंस क्या है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। ओजेनेसिस के दौरान अपन देखा कि एनिमल किंगडम में योग की मात्रा के आधार पर जो अंडे होते हैं वो एल-एसिथल टाइप के हैं, ओलिगोलेसिथल टाइप के हैं, पॉलीलेसिथल टाइप के हैं। और जो अंडे पॉलीलेसिथल होते हैं, विशेषकर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस मानता हूँ। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीन क्लासेज ऐसी हैं जिनको एमनियोट श्रेणी के अंदर रखा जाता है। एमनियोट ग्रुप में वो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल इसके अंदर शामिल है जिनके भ्रूण में परिवर्तन के दौरान एमनियोट झिल्ली डेवलप होती है। और रेप्टाइल से पहले की जितनी भी क्लासेज है, पीसीज, एम्फीबिया, इनको एनेमनियोट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें एम्ब्रियो के चारों तरफ ये फीटल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। अब दूसरी तरफ मैमल्स में, हालांकि मैमल्स एमनियोट है, उनमें एमनियोटिक झिल्लियाँ भी बनती है, लेकिन मैमल्स के जो अंडे होते हैं उनमें योग की मात्रा बहुत कम होती है। योग की मात्रा लगभग नगण्य के बराबर है। इसलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने के लिए इनके अंदर प्लेसेंटा नामक स्पेशल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा, ये दोनों एक तरह की स्पेशल अडेप्टेशंस हैं एम्ब्रियो की प्रोटेक्शंस के लिए, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एम्ब्रियो की सुरक्षा के लिए, एम्ब्रियो को बाह्य आघात से बचाने के लिए एक प्रकार की स्पेशल अडेप्टेशंस है। आज मैं पक्षियों के अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो एमनियोट्स के अंदर 4 प्रकार की ये झिल्लियाँ होती है, 4 प्रकार की ये फीटल मेम्ब्रेन्स होती है। फर्स्ट इज एम्ब्रियन, second membrane is chorion, third membrane is erectois, and fourth membrane is yolk sac। इन चारों मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर मैं चर्चा करूँगा। इनका कंपोजिशन क्या है उस पर मैं चर्चा करूँगा। बेसिकली एम्ब्रियन और कॉरियन झिल्लियाँ जो होती है, इसका निर्माण एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म के द्वारा होता है, जबकि एलेक्टोइस और यॉर्क सैक इसकी फॉर्मेशन एंडोडर्म प्लस स्प्लेनिक मेसोडर्म के द्वारा होता है। क्योंकि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो गैस्ट्रा के पश्चात ड्यूरेशन के दौरान मेसोडर्म जो होती है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। बाहरी मेसोडर्म लेयर इसको सोमेटिक मेसोडर्म बोलते हैं और भीतरी जो लेयर है इसको स्प्लेनिक मेसोडर्म बोलते हैं। और सबसे बाहर एक्टोडर्म होती है, सबसे भीतर एंडोडर्म होती है। यहाँ पर एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म, इन दोनों को सामूहिक रूप से सोमेटोप्ल्यूर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार एंडोडर्म और स्प्लेनिक मेसोडर्म, इन दोनों को स्प्लेक्नोप्ल्यूर के नाम से जाना जाता है। तो बाहर सोमेटोप्ल्यूर, भीतर स्प्लेक्नोप्ल्यूर। तो ये 4 मेम्ब्रेन्स हैं, एम्नियन, कॉरियन, एलेक्टोइस, यॉर्क सैक। एम्नियन और कॉरियन का निर्माण होता है एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म से, यानी सोमेटोप्ल्यूर से। और एलेक्टोइस और यॉर्क सैक की फॉर्मेशन होती है एंडोडर्म प्लस स्प्लेनिक मेसोडर्म से या स्प्लेक्नोप्ल्यूर से। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में सबसे पहले यॉर्क सैक मेम्ब्रेन बनेगी, उसके बाद में एम्नियन, कॉरियन साथ साथ बनती है और एलेक्टोइस का डेवलपमेंट है वो लास्ट में होता है। हालांकि इसका एलेक्टोइक शाख है वो स्टार्टिंग में बन जाता है, लेकिन जो जो भ्रूण का परिवर्तन होगा, जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो योग का कंजप्शन करता है, योग का ऑक्सीडेशन होता है, और योग का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसके दौरान उपापचयी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनते हैं,
और ये एम्ब्रियो प्रारंभ में अमोनोटेलिक होता है, उसके बाद में यूरियोटेलिक होता है, अंत में यूरिकोटेलिक होता है। क्योंकि जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो के अंदर जो तरल माध्यम था एल्ब्यूमिन के रूप में, वो एल्ब्यूमिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये तरल मीडियम धीरे धीरे एक तरह ड्राई मीडियम की तरफ कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक इवोल्यूशन है यहाँ पर। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी उत्सर्जी उत्पाद की प्रकृति प्राणी के आवास और वास स्थान पर निर्भर करती है। इसलिए जो प्राणी एक्वेटिक होते हैं, जलीय प्रकार के होते हैं, उनमें अमोनिया मुख्यतः उत्सर्जी उत्पाद होता है। जो सेमी एक्वेटिक या सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनमें वेस्टिजियल प्रोडक्ट यूरिया के रूप में होता है। और प्योर डिजर्ट के जो एनिमल्स हैं, उसके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड्स होता है। तो यहाँ पर भी उत्सर्जी पदार्थ में भी एक तरह का इवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले योग से झिल्ली कैसे डेवलप होती है, उसमें मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा, चर्चा करूँगा। ये जैसे मुर्गी का ओम है, इस ओम के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, अंडा होता है, अंडे के अंदर ये ओम है। ओम की एक ब्लास्टोसिस्ट है जहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेड कलर में जो दिखाया है, ये दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का एंटीरियर पार्ट, ये एम्ब्रियो का पोस्टीरियर पार्ट। अब इस एम्ब्रियो के दोनों तरफ में वलन बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। आगे एंटीरियर पार्ट में जो फोल्ड बनता है, इसको हेड फोल्ड या सिफेलिक फोल्ड के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम भाग में जो बनता है, इसे टेल फोल्ड या कॉर्डल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये चूंकि पूरा एम्ब्रियो योग के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि मुर्गी का अंडा है वो पॉलीलेस्टर है, इसके 95% पार्ट में योग भरा रहता है। इस योग के ऊपर ये एम्ब्रियो जो है टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर आहरणल नहीं बनी है, एंटीरोल नहीं बनी है। आहरणल की फॉर्मेशन इस स्प्लेग्नोप्लूर से ही होगी। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल की छत तो है, ये मान सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का फर्श नहीं है और ये जो है वो योग के ऊपर टिका हुआ है। अब इस योग के चारों तरफ एंडोडर्म और स्प्लेग्निक मेसोडर्म, तो योग को घेरने वाली ये जो लेयर है एंडोडर्म और स्प्लेग्निक मेसोडर्म, ये आगे चलकर योग सैक में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, इन दिस मेम्ब्रेन इट इज योग सैक। और इस योग सैक की झिल्ली में छोटे छोटे सेप्टा है वो डेवलप होते हैं। छोटे छोटे जो सेप्टम है, पट है, वो डेवलप होते हैं और इन्हीं सेप्टा के द्वारा इस योग का अवशोषण होता है। इन सेप्टा के अंदर योग को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम इस योग में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का धीरे धीरे डाइजेशन करते हैं। जो जो योग में उपस्थित पोषक पदार्थों का पाचन होता है, ये पचे पदार्थ इस एम्ब्रियो के द्वारा अवशोषित होते रहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, हालांकि ये पूरा एम्ब्रियो इस योग के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन इस पोर्शन के द्वारा, इस स्टॉक के द्वारा, इस योग स्टॉक के द्वारा इस पचे हुए डाइजेस्टिव योग का अवशोषण नहीं होगा। इसका अवशोषण जो होता है वो शिराओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विटेलाइन वेन जो होती है दोनों तरफ, एम्ब्रियो के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो राइट विटेलाइन वेन, लेफ्ट विटेलाइन वेन, उन विटेलाइन वेन के द्वारा इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का जो होता है अवशोषण होता है। और ये एब्जॉर्ब किया हुआ जो भोजन है, ये फिर रक्त वाहिनियों के द्वारा, ब्लड चैनल्स के द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो में ये स्थानांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले ये योग मेम्ब्रेन जो होती है, योग सैक होती है, ये बनती है। अब इस योग सैक का फंक्शंस क्या होगा? एक तो योग का डाइजेशन करना, दूसरा पचे योग का अवशोषण करना। तो योग का डाइजेशन, योग का अवशोषण, ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं। और डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनने वाली जो झिल्ली है, ये योग सैक होती है। और योग सैक एम्ब्रियो के द्वारा ये एक छोटे कनेक्शन से जुड़ी है। ये कनेक्शन आगे चलकर योग स्टॉक के रूप में डेवलप होगा, योग ग्रंथ। तो ये जो पोर्शन है, ये आगे चलकर योग स्टॉक के अंदर कन्वर्ट होता है। इसमें भीतर एंडोडर्म होती है और इसके बाद ये स्प्लेग्निक मेसोडर्म होती है। अब यहाँ पर सोमेटिक मेसोडर्म और स्प्लेग्निक मेसोडर्म, इसके बीच का जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान एक्चुअल में सीलोम है, ये देखवा का पार्ट है। अब योग सैक के डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियन और कोरियन झिल्लियाँ ये दोनों एक साथ विकसित होती है, एक साथ डेवलप होती है। अब यहाँ पर आप देखो इस एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजिंग आती है। ये इसका नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट सक्सेसिव फिगर है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर आगे की तरफ ये जो हेड फोल्ड है, पीछे की तरफ ये टेल फोल्ड है, ये दोनों फोल्ड एक दूसरे की तरफ प्रोसीड करता है।
एक दूसरे की तरफ ये मूवमेंट करते हैं या एक दूसरे की तरफ ये अप्रोच करते हैं। तो हेड फोल्ड और टेल फोल्ड ये दोनों एक दूसरे की तरफ प्रोसीड करेंगे और इनके प्रोसीड करने से ये दोनों फोल्ड आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनका जो फ्यूजन पॉइंट होता है उस फ्यूजन पॉइंट को सीरो एमनियोटिक ग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूजन पॉइंट जो है उसका मेन पोर्शन ये होगा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को सीरो एमनियोटिक ग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये कॉरियन में कन्वर्ट होती है। तो कॉरियन में सबसे बाहर एक्टोडर्म है, इसके नीचे सोमैटिक मेसोडर्म है। इसी तरह एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो डेवलप होती है। तो सबसे बाहर कॉरियन, एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियन। अब एमनियन और कॉरियन के बीच में जो कैविटी है जिसको अपने सिलोम का नाम दिया है, ये सिलोम आगे चलकर कॉरियोनिक कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इस कॉरियोनिक कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है उसे कॉरियोनिक फ्लूइड कहते हैं। इसको एक्साम्नियोनिक सिलोम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोनों फोल्ड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ ये प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर यॉर्क सैक जो मेम्ब्रेन थी इसके अंदर छोटे छोटे ये सेप्टम्स बन जाते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर इनपट बन जाते हैं। इनपट के अंदर ऑम्फेलोमीजेंट्रिक आर्टरी है वो डेवलप होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। तो जो जो योग का डाइजेशन होगा, पचे योग का इन सेप्टम्स के द्वारा अवशोषण होता रहता है और पचा हुआ योग जो होता है वो विटालाइन वेन्स के द्वारा फिर इनमें डेवलपिंग हार्ट के अंदर डेवलप हो जाता है। अब इस स्प्लेक्नोपोलर से योग स्टार्ट के जस्ट एडजेसेंट एक छोटी एक बलगेज के रूप में, आउट पॉकेटिंग के रूप में एक रचना और डेवलप होती है। इस रचना को बोलते हैं एलेंटोइड। तो एलेंटोइड से ये भी एक तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, लेकिन अभी तो ये छोटी है। अब जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, योग सैक जो है वो तो सिकुड़ती जाएगी, योग छोटी होती जाएगी, क्योंकि जो जो परिवर्तन हो रहा है, योग का कंजप्शन हो रहा है, योग का ऑक्सीकरण हो रहा है, योग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो योग धीरे धीरे खत्म होगा और वेस्टिजियल प्रोडक्ट जो होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, उनकी अमाउंट यहाँ पर बढ़ती जाएगी और ये वेस्ट प्रोडक्ट इससे एलेंटोइड के अंदर एकत्रित होता है, एक्यूमुलेट होता है। जो जो एलेंटोइड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, इसकी साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है, ये बैलून के समान हो जाती है और पूरी एक्साम्नियोनिक सिलोम के अंदर ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये एलेंटोइड से जिस रचना के द्वारा जुड़ा हुआ है इसको होता है एलेंटोइड स्टॉक। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट एलेंटोइड स्टॉक और योग जिस ग्रंथ से जुड़ा रहता है उसको होते हैं योग स्टॉक। अब यहाँ पर एलेंटोइड स्टॉक और योग स्टॉक ये आगे चलकर फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करते हैं, नाभि रज्जु। जैसे अपना स्तनधारियों के इसमें मनुष्य में जैसे नाभि के द्वारा एक नाड़ जैसी रचना मदर के गर्भाशय से जुड़ी रहती है, जिसको नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर योग स्टॉक भी है, एमनियोटिक स्टॉक भी है। अब यहाँ पर एमनियो का आप देखो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, हेड यहाँ पर डेवलप हो गया है। हेड के अंदर जो साइड में जो ऑप्टिक बल्गेज है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, ऑप्टिक बल्गेज यहाँ डेवलप हो जाते हैं और ब्रेन के जो पांचों जो पिंड हैं इसमें फोर ब्रेन के 2, मिडिल ब्रेन और हाइंड ब्रेन के 2, सेरिबेलम और ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ब्रेन के जो पांचों पार्ट है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। पोस्टीरियर जो पार्ट है ऑरल है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है और इसके अंदर मांसपेशियाँ जो होती है वो डेवलप हो जाती है, मायोट्यूब्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे मसल्स के कारण मांसपेशियों में संकुचन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण एम्ब्रियो के अंदर एक तरह का वाइब्रेशन होता है और यहाँ पर जो कॉरियन के अंदर जो कॉरियोनिक फ्लूइड भरा हुआ है वो एक्चुअल में इस एम्ब्रियो का एक तरह का स्विमिंग पूल है, क्योंकि अपने जो पूर्वज थे वो जलीय प्रकृति के थे और एंसेस्टर्स आर एक्वेटिक और जलीय हैबिटाट से फिर ये स्थलीय हैबिटाट की तरफ अपनी शिफ्टिंग हुई है। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों कॉरियोनिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये एक्चुअल में एक तरह का एक्वेरियम है, एक तरह का एक स्विमिंग पूल है और मांसपेशियों में संकुचन के कारण इस एम्ब्रियो के अंदर स्पंदन होता है, हलचल होती है, पल्सेशन होती है और उसके कारण इस कॉरियोनिक फ्लूइड में लहरें उत्पन्न होती है। तो इन लहरों के अंदर एम्ब्रियो को एक तरह का जो पूर्वजों की जो हैबिटाट है, पूर्वजों को जो आवास और वास्तव है उनको महसूस होता है।
अब क्या होगा, धीरे धीरे ये हेड फोल्ड और टेल फोल्ड ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और इधर ये जो यॉर्क से के जो फोल्ड है ये फोल्ड भी आपस में मिल जाएंगे और अंत में ये पूरी एक ऑरियन झिल्ली एम्ब्रियो के चारों तरफ डेवलप हो जाती है और एम्ब्रियो के चारों तरफ एम्ब्रियोटिक कैविटी होती है। तो सबसे बाहर ऑरियन बनेगी, एम्ब्रियो के चारों तरफ एम्ब्रियन बनेगी, ऑरियन और एम्ब्रियो के बीच में ऑरियनिक कैविटी है, एम्नियन और एम्ब्रियो के बीच में एम्नियोटिक कैविटी है और इन दोनों कैविटी के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। ऑरियनिक कैविटी में जो तरल पदार्थ है इसको बोलते हैं ऑरियनिक फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज ऑरियनिक फ्लूइड और एम्नियोटिक कैविटी में जो तरल भरा होता है इसे बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। इन दोनों तरल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग तरह का होता है, दोनों का पर्पज अलग अलग है, दोनों का फंक्शंस अलग अलग है। कोई तरल इसमें एक्वेटिक स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर रहा है, कोई तरल इसमें बाह्य आघात से प्रोटेक्ट कर रहा है और ये जो तरल है ये पोषक प्रकृति का भी होता है, धीरे धीरे इनका भी कंजप्शन होता रहता है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हेड फोल्ड और टेल फोल्ड ये दोनों यहाँ पर आपस में मर्ज हो गए, इन दोनों का फ्यूजन हो गया है। तो ये सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन बन रही है ये ऑरियन कहलाएगी और अब इस एम्ब्रियो के चारों तरफ की जो झिल्ली बनी है ये एम्नियन कहलाती है। अब इसमें आप देख रहे हो ऑरियन में बाहर एक्टोडर्म है, भीतर सोमेटिक मेसोडर्म है, लेकिन एम्नियन में बाहर सोमेटिक मेसोडर्म है, भीतर एक्टोडर्म है। कंपोजिशन दोनों का सेम है, एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म से, लेकिन लोकेशन इनकी डिफरेंट है। तो कॉरियन में सबसे बाहर एक्टोडर्म होगी, उसके नीचे सोमेटिक मेसोडर्म होगी, लेकिन एम्नियन में बाहर सोमेटिक मेसोडर्म होगी, भीतर एक्टोडर्म होगी और कॉरियन और एम्नियन के बीच में एक ऑरियनिक कैविटी, एम्नियन और एम्नियन के बीच में एम्नियोटिक कैविटी। एम्नियोटिक कैविटी में एम्नियोटिक तरल भरा रहता है और कॉरियनिक कैविटी में कॉरियनिक फ्लूइड भरा रहता है और ये धीरे धीरे ये दोनों मेम्ब्रेन साथ साथ ही डेवलप होती है। अब इन मेम्ब्रेन्स का फंक्शंस क्या होगा, अब कॉरियन सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, इसलिए ये एम्ब्रियो को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा इसमें तरल माध्यम होता है कॉरियनिक फ्लूइड और एम्नियोटिक फ्लूइड के रूप में, इसलिए एम्ब्रियो को ये निर्जलीकरण से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है। इसके अलावा बाहर से कोई आघात लगे, कोई मैकेनिकल शॉक है, मान लीजिए मुर्गी का अंडा है और सपोज मुर्गी का अंडा है, मान लीजिए लुढ़क गया, सपोज पक्षियों का अंडा घोंसले से जैसे गिर गया, मान लो अब लुढ़क गया, तो एक तरह का ये मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है, तो बाह्य आघात से ये फ्लूइड एम्ब्रियो से सुरक्षा करता है। इसके अलावा एम्ब्रियो और एम्नियन के बीच में गैप हो गया, गैप होने से क्या होगा, दो एम्ब्रियोनिक लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, तो ये भ्रूण को घर्षण से भी बचाता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सरफेस का भी काम करता है, क्योंकि इस भ्रूण के अंदर अभी कोई फेफड़े जैसी रचना नहीं बनी है, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में भी सहायक होती है। तो ये एम्ब्रियो की एक तरह से रेस्पिरेटरी सरफेस भी होती है, तो भ्रूण की प्रोटेक्शंस करती है, भ्रूण की सुरक्षा करती है, भ्रूण को डिहाइड्रेशन से बचाती है, भ्रूण को डेसिकेशन से बचाती है, भ्रूण को मैकेनिकल शॉक से बचाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में भी ये कार्य करती है। और यहाँ पर एम्नियोटिक फ्लूइड और कॉरियनिक फ्लूइड इनका बाद में क्या होता है, अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो योग की मात्रा धीरे धीरे सिकुड़ रही है, यहाँ पर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर योग की मात्रा कम है, यहाँ पर योग की मात्रा बहुत कम है। आगे जब और चलेंगे अपन तो यहाँ पर योग लगभग पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो योग जब पूरा कंज्यूम हो जाता है तो उस केस में पोषण का जो एक्स्ट्रा सोर्स होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो अतिरिक्त स्रोत होता है वो कॉरियनिक फ्लूइड और एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले योग से झिल्ली बनेगी, योग से के बाद में एम्नियन और कॉरियन झिल्ली बनती है और उसके बाद में एलेक्ट्रोइस जो मेम्ब्रेन है वो बनती है। अब एलेक्ट्रोइस का डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप देख रहे हो एलेक्ट्रोइस यहाँ पर छोटी है, एलेक्ट्रोइस यहाँ पर और बड़ी हुई। अब इसके आगे की जो स्टेज आएगी उसके अंदर एलेक्ट्रोइस की साइज बहुत बड़ी हो जाती है और पूरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिस्टम के अंदर ये एलेक्ट्रोइस होती है वो स्प्रेड हो जाती है।
एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक तरल भरा रहता है और कोरियोनिक कैविटी में कोरियोनिक फ्लूइड भरा रहता है। और ये धीरे धीरे ये दोनों मेम्ब्रेन साथ साथ ही डेवलप होती है। अब इन मेम्ब्रेन्स का फंक्शंस क्या होगा? अब कोरियन सबसे बाहरी मेम्ब्रेन, इसलिए ये एम्ब्रियो को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा इसमें तरल माध्यम होता है कोरियोनिक फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड के रूप में, इसलिए एम्ब्रियो को ये निर्जलीकरण से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है। इसके अलावा बाहर से कोई आघात लगे, कोई मैकेनिकल शॉक है, मान लीजिए मुर्गी का अंडा है और सपोज मुर्गी का अंडा है, मान लीजिए लुढ़क गया, सपोज पक्षियों का अंडा घोंसले से जैसे गिर गया, मान लो अब लुढ़क गया, तो एक तरह का ये मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है। तो बाह्य आघात से ये फ्लूइड एम्ब्रियो से सुरक्षा करता है। इसके अलावा एम्ब्रियो और एमनियोन के बीच में गैप हो गया, गैप होने से क्या होगा? दो एम्ब्रियोनिक लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, तो ये भ्रूण को घर्षण से भी बचाता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सरफेस का भी काम करता है, क्योंकि इस भ्रूण के अंदर अभी कोई फेफड़े जैसी रचना नहीं बनी है, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में भी सहायक होती है। तो ये एम्ब्रियो की एक तरह से रेस्पिरेटरी सरफेस भी होती है, तो भ्रूण की प्रोटेक्शंस करती है, भ्रूण की सुरक्षा करती है, भ्रूण को डिहाइड्रेशन से बचाती है, भ्रूण को डेसिकेशन से बचाती है, भ्रूण को मैकेनिकल शॉक से बचाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में भी ये कार्य करती है। और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड और कोरियोनिक फ्लूइड इनका बाद में क्या होता है? अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो योग की मात्रा धीरे धीरे सिकुड़ रही है, यहाँ पर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर योग की मात्रा कम है, यहाँ पर योग की मात्रा बहुत कम है। आगे जब और चलेंगे अपन तो यहाँ पर योग लगभग पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो योग जब पूरा कंज्यूम हो जाता है तो उस केस में पोषण का जो एक्स्ट्रा सोर्स होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो अतिरिक्त स्रोत होता है, वो कोरियोनिक फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले योग से झिल्ली बनेगी, योग से के बाद में एमनियोन और कोरियन झिल्ली बनती है, और उसके बाद में एलेक्ट्रोइस जो मेम्ब्रेन है वो बनती है। अब एलेक्ट्रोइस का डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप देखो एलेक्ट्रोइस यहाँ पर छोटी है, एलेक्ट्रोइस यहाँ पर और बड़ी हुई। अब इससे आगे की जो स्टेज आएगी उसके अंदर एलेक्ट्रोइस की साइज बहुत बड़ी हो जाती है और पूरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के अंदर ये एलेक्ट्रोइस होती है, वो स्प्रेड हो जाती है। अब डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले योग से झिल्ली बनेगी, उसके बाद में एमनियोन और कोरियन का डेवलपमेंट साथ साथ चलते रहेगा और एलेक्ट्रोइस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, योग का धीरे धीरे कंजप्शन होता जाता है और योग का जब कंजप्शन होता है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान इसके अंदर उत्सर्जित उत्पाद भी बनते हैं। ये उत्सर्जित उत्पाद एलेक्ट्रोइस के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जो जो वेस्ट प्रोडक्ट एलेक्ट्रोइस के अंदर एकत्रित होते हैं, एलेक्ट्रोइस की साइज बढ़ती रहती है। और इस अंतिम फिगर में आप देख रहे हो, ऊपर के जो फोल्ड थे वो दोनों फ्यूज हो गए, नीचे योग सेट का जो फोल्ड था वो यहाँ पर फ्यूज हो गया। अब पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ ये कोरियन झिल्ली है बन गई और एम्ब्रियो के चारों ओर एम्ब्रियो झिल्ली बन गई है। अब कोरियन और एम्ब्रियो के बीच में ये पूरी कोरियोनिक कैविटी है जो पहले सिलोम थी, अब इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के नाम से भी जाना जाता है, इसको कोरियोनिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर जो तरल भरा रहता है उसे कोरियोनिक फ्लूइड कहते हैं। इस कोरियोनिक कैविटी में एलेक्ट्रोइस मेम्ब्रेन आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे इस फिगर के अंदर ये छोटी है, इसमें आगे और डेवलप होती है। अब ये पूरी एलेक्ट्रोइस जो है यहाँ पर आकार में बढ़ जाती है, साइज में बढ़ जाती है और पूरी इस कोरियोनिक कैविटी के अंदर एलेक्ट्रोइस जो होती है वो फैल जाती है। अब स्तनधारियों में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा बनेगा, अब
प्लेसेंटा है जैसे कुछ एनिमल्स में कॉरियोनिक प्लेसेंटा होता है, कुछ में एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, कुछ में एलेंटोकॉरियोनिक प्लेसेंटा होता है। अब प्लेसेंटा में जो मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है उसमें अंगुली के रूप में विलाई बन जाती है, फिंगर लाइक विलाई। तो एम्ब्रियो की इन मेम्ब्रेन्स में विलाई बनती है और उधर गर्भाशय की यूट्रस में विलाई बनती है। ये दोनों विलाई आपस में इस तरह इंटरमिंगल हो जाती है और ये जो एसोसिएशन होता है विलाई का, फीटल टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू का जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि मुर्गी में प्लेसेंटा जैसी रचना नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर केवल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का ही निर्माण होता है। अब इस एलेक्ट्रोइड का फंक्शन क्या होगा? इसका प्राइमरी फंक्शन स्टार्टिंग में जो है वो होता है उत्सर्जित उत्पादों को एकत्रित करना, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। लेकिन बाद में ये एक तरह से सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सरफेस का भी काम करेगा, क्योंकि एलेक्ट्रोइड की जो झिल्ली होती है वो एमनियन की झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाती है और उनके फ्यूजन के कारण हाइब्रिड लेयर बन जाती है और ये हाइब्रिड लेयर एक तरह से श्वसन सतह का भी काम करती है, लेकिन वहाँ पर इसको सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के रूप से जाना जाएगा। इस तरह एमनियोट्स के अंदर ये 4 एमनियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेक्टोइड, यॉर्कशायर। एमनियोन और कोरियोन एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म से बनती है और एलेक्टोइड और यॉर्कशायर ये एंडोडर्म और स्प्लेक्निक मेसोडर्म से बनती है। सभी मेम्ब्रेन का अपना अपना डेवलपमेंट का तरीका है और सभी के अलग अलग ये फंक्शंस हैं। तो ये जो फिटल मेम्ब्रेन है या एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये स्पेशल अडेप्टर सेल्स के रूप में काम होती है, जो कि भ्रूण को अनुकूलित वातावरण प्रदान करने के लिए, भ्रूण की सुरक्षा करने के लिए, भ्रूण को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, भ्रूण को डेसिकेशन से बचाने के लिए, भ्रूण को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एम्ब्रियो को रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। तो जितने भी एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस इस फिटल मेम्ब्रेन्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए पॉलीनेस्टल जो अंडे होते हैं उनमें प्लेसेंटा जनरली नहीं बनता है, और प्लेसेंटा नहीं बनता है तो इस अंडे के अंदर इतनी मात्रा में योग भरा रहता है कि वो पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। जितना बड़ी साइज़ का अंडा होगा उसका हैचिंग पीरियड भी उतना ही लंबा होगा, जितनी छोटी साइज़ का अंडा होगा उसका हैचिंग पीरियड भी उतना ही छोटा होगा। क्योंकि पक्षियों में जब हम रिसर्च करते हैं तो कई बार देखा है ब्लैक आइविस का जैसे अंडा है तो उसमें लगभग 38 दिन बाद में हैचिंग होती है। इजिप्टियन वल्चर का जो अंडा है उसमें करीब 68 दिन बाद में हैचिंग होती है। इसी तरह ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसकी तो साइज़ बहुत बड़ी होती है, इसमें कम से कम 1.5 kg वजन होता है, 1.5 kg उसके अंदर योग भरा हुआ है, एल्यूमिनियम भरा हुआ है। तो जितनी बड़ी साइज़ का अंडा होगा उसका इनक्यूबेशन पीरियड, डेवलपिंग पीरियड है वो भी उतना ही लंबा होता है। लेकिन इंटायर एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री पहले से मौजूद है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस के लिए ये भ्रूण के अंदर ये झिल्लियाँ विकसित हो जाती हैं। तो ये ओवरऑल फीटल मेम्ब्रेन के बारे में, और आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारी कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। myself डॉक्टर के.सी. सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। और आपको एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चंस का आपको कोई आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई डिस्कशन करना हो तो आप निसंकोच ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो हम महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और उसके अंदर जो इनबॉक्स मैसेज है उन मैसेज के थ्रू भी आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। एक बात पुनः आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hmm.